ठीक है। हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, अब तक जो हमने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा दिया बेटा, हालांकि चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जहाँ तक थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा दिया बेटा उससे से जुड़े कुछ न्यूमेरिकल है हमारे पास बेटा, एनसीईआरटी के, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और एनसीईआरटी का ईच न्यूमेरिकल बहुत अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आप लोगों का। ठीक है बेटा, तो आज हमको करेंगे बेटा एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल पहले चैप्टर के। ठीक है बेटा, तो जितना थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ा दिया ना उसी से जुड़े हुए हमारे पास कुछ ये क्वेश्चन है। तो बेटा अपने आपको न्यूमेरिकल की सीट आपको प्रोवाइड करा रखी है, आप न्यूमेरिकल देखिएगा। ठीक है बेटा, तो अभ्यास का मतलब पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन 1.1। तो बेटा पहला क्वेश्चन 1.1। ठीक बेटा, ये कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोलों पर 2 × 10⁻⁻7 कूलम। बेटा देखिए क्वेश्चन हमारा ये है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बेटा दो छोटे आवेशित गोले हैं। बेटा मान लो ये हमारे पास ये दो आवेशित गोले हैं, ठीक है बेटा, इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का सेपरेशन r मान लीजिए। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर 2 × 10⁻⁻7 कूलम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश है बेटा। ये इन गोलों का आवेश दिया हुआ बच्चों, ठीक है। तो पूछ रहा है इनके बीच कितना बल काम करेगा, ये पूछ रहा है इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा। ओके, तो बेटा मान लो इन गोलों के आवेश, बेटा इसका आवेश दिया Q1, इसका आवेश दिया बेटा Q2। तो बेटा Q1 कितना दिया हुआ है, आवेश दिया अलग अलग है ना, तो बेटा Q1 है 2 × 10⁻⁻7 कूलम। बेटा Q2 दिया हुआ है, मतलब इस गोले का तो आवेश ही है, इस वाले गोले का आवेश बेटा ये दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है बेटा, और इन गोलों के बीच की दूरी r, ये बेटा आपको दी हुई है 30 सेंटीमीटर। ये दोनों गोले बेटा एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ये बेटा गोलों के बीच की दूरी है। बेटा अपना क्वेश्चन कितना में पढ़ते रहिए, यहाँ सोल्यूशन देखते रहिए बच्चों। इन गोलों के बीच की दूरी r दिया हुआ है बेटा कितना, 30 सेंटीमीटर। बेटा यहाँ दूरी क्या में रखी है, सेंटीमीटर में। और न्यूमेरिकल निकालने का नियम क्या बेटा, कि न्यूमेरिकल निकालते समय जो भी आपको क्वांटिटी दे रखी है उनके जो मात्रक होते हैं बेटा होनी चाहिए एमकेएस पद्धति में, जानते हो एमकेएस पद्धति में, है ना। तो यहाँ दूरी क्या में दे रखी है, सेंटीमीटर में, आप इसको चेंज करिए मीटर में, है ना बेटा। तो दूरी दे रखी है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को बदलो मीटर में, तो आप जानते हो बेटा 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होते हैं बेटा। तो आप क्या करें, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, तो जगह r = 30 × 10⁻⁻2 मीटर। ये हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया है। तो उसने पूछा है इन गोलों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करिए बेटा, कौन सा बल, वैद्युत बल। अच्छा बेटा दोनों गोलों पर आवेश कैसा है, दोनों गोलों पर आवेश बेटा पॉजिटिव है, धनात्मक आवेश है बेटा, U पॉजिटिव U पॉजिटिव। तो ये गोले क्या करेंगे बेटा, ये दोनों गोले एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे बेटा। तो दोनों गोलों पर समान आवेश है, मतलब दोनों गोलों पर बेटा पॉजिटिव चार्ज है बेटा, दोनों गोले समान आवेशित हैं। जब दो समान आवेश क्या करते हैं बेटा, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो दोनों गोले क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को करेंगे प्रतिकर्षित, कितने बल से, ये बल आपसे पूछा गया बेटा, ऐप पूछा बेटा, बोलो कैसे करोगे। हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे कूलम्स लॉ से। तो बेटा साइंटिस्ट कूलम ने क्या बताया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, बोलो बेटा दो, ये बल पूछ रहा है, ये इसको ऐसा करेगा रिपल F बल से, ये इसको करेगा इधर F बल से। ठीक है बेटा, तो ये बल पूछा है, बल कितना हुआ, वेरी सिंपल बेटा, बोलो बोलो बेटा दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल बेटा ये होता है F = S Q1 mod of Q1 mod of Q2/r²। क्योंकि बेटा यहाँ पर दोनों आवेश पॉजिटिव है, दोनों आवेश पॉजिटिव है, तो मॉड मत लगाइए बेटा, है ना। ठीक, हाँ, तो Q1 Q2/r²। और बेटा दोनों गोले रखे हैं वायु में, तो इनका दोनों गोले कहाँ रखे हुए, वायु में रखे हुए हैं। तो तुम जानते हो बेटा वायु का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट S का मान जानते हो, वही 9 × या एक काम कर लीजिए, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, चलो S लगो इसको, बोलो बेटा दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल था F = 1/4π F0 का K Q1 Q2/r²। लो बेटा हमने पूरा कंप्लीट फॉर्मूला लगाया, शॉर्टकट में नहीं लगाया इसको हमने। ठीक है बेटा, कि यहाँ पर क्या है बेटा, K है आवेशों के बीच का माध्यम, इन आवेशों के बीच जो माध्यम भरा हुआ है उसका बेटा परावैद्युतांक है।
बट यहाँ पर दोनों गोले रखे वायु में, और वायु का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या वायु का पराविद्युतांक 1 होता है ना बेटा। तो इसे हटा दो यहाँ से, एक मतलब हटा क्या दो, के की जगह 1 लगा दो, 1 लगा हो तो हट जाएगा यहाँ से बेटा। और इसका जो डायरेक्ट वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁻⁹ बेटा। Q1 कितना है, ये रहा 2 × 10⁻⁻7 बेटा। Q2 3 × 10⁻⁻7 अपॉन r² बेटा। r कितना है, r देखो ये रहा 30 × 10⁻⁻2। तो इसलिए लिखेंगे हम बेटा 3, एक 0 से पावर कम हो जाएगा तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो बेटा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 9 6 54 × 10 की पावर हो जाएंगे 7 और 7 14, और हो जाएंगे 10 की पावर 9, और ये हो जाएंगे 10 की पावर -14 अपॉन 3 का वर्ग 9 और 10 की पावर -2। ठीक है बेटा, ये काट लो इसको, ये कटेगा इसे 9 6 54 6 बार कटेगा। ठीक है, ये कटेगा 9 6 54 6 बार, और अब इसको ऊपर लेके जाओगे 9 2 11 हो जाएंगे बेटा 11, और पावर सॉल्व कर लो। तो इसका जो आंसर आएगा 6 × 10 की पावर, ये पावर जब सॉल्व करोगे ना तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 6 × 10 की पावर, जाएगा 6 × 10 की पावर -3 न्यूटन। करके देख लीजिए, यही आएगा बेटा। 9 2 11 हो जाएंगे, और 11 में से घटाइए, ये आएगा। तो 6 × 10 की पावर -3 न्यूटन। तो बेटा ये दोनों गोले, ये दोनों आवेश एक दूसरे को 6 × 10 की पावर -3 न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करेंगे, रिपल करेंगे, प्रत्याकर्षित। तो बेटा पहले क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन था, वेरी सिंपल था बेटा, कुछ नहीं था। 2 आवेश दे रखे थे Q1 Q2, इनके बीच का r सेपरेशन दिया हुआ था, और पूछा था कि इनके बीच लगने वाला विद्युत बल कितना होगा। निकाल दिया बेटा कूलम्ब लॉ से। कूलम्ब लॉ जानते हो आप, 2 आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन का K, Q1 Q2 पर स्क्वायर। K को हमने 1 मान लिया है क्योंकि दोनों गोलों के बीच का जो आप माध्यम है वायु है। नोट कर लो फटाफट। बेटा ये था आपका पहला क्वेश्चन, नोट करिए। ठीक है, हो गया होगा ये बेटा। जो नोट नहीं कर पाते तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट जल्दी हो जाता थोड़ा। वैसे तो नोट हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन बेटा, दूसरा क्वेश्चन भी इसे ऐसा ही है बेटा। इसमें है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण 0.2 न्यूटन का बल लगता है। ठीक है बेटा, ये दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम का आवेश हो तो उसने पूछा है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरे में पूछ रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो देखिए बेटा, तो दरअसल ये भी क्वेश्चन बहुत सरल है बेटा। हमारे पास एक छोटा गोला है बेटा, सपोज ये गोला है, इस पर उसने आवेश दिया बेटा Q, इसे मान लो Q1। दूसरा आवेश मान लेंगे Q2। तो बेटा Q1 दिया हुआ है कितना, 0.4 माइक्रोकूलम। बेटा यहाँ पर आवेश क्या में दिया हुआ है, बेटा आवेश दिया माइक्रोकूलम में, होना किस में चाहिए, कूलम में। तो बेटा पहले माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करो। तो आप जानते हो बेटा 0.4 1 माइक्रोकूलम में 10 की पावर -6 कूलम होते हैं बेटा। ये बेटा Q1 हो गया, कूलम में चेंज कर लिया। तो 0.4 माइक्रोकूलम के आवेश के कारण किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण 0.2 न्यूटन का बल लगता है बेटा। मतलब एक तो गोला हमारे पास ही है, छोटा है, एक दूसरा गोला यहाँ ये मान लीजिए, ये गोला इस वाले गोले पर एक बल लगाता है। कौन सा बल, विद्युत बल है ना बेटा। इसका आवेश मान लो Q1, इसका आवेश बेटा मान लो Q2, और इनके बीच की दूरी है। ये वाला गोला इस वाले गोले पर एक बल लगा रहा है, ये मान लो पॉजिटिव, ये मान लो पॉजिटिव, है ना बेटा। जो दोनों आवेश धनावेश होता है बेटा। आगे बोलेगा देखना भी। तो 0.2 न्यूटन का बल लगाता है, मतलब ये वाला गोला इस वाले गोले पर एक बल लगाता है, इसको प्रत्याकर्षित कर रहा है बेटा। कितने बल से, ये बेटा बल F दिया हुआ है कितना, 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। ये वाला गोला इस वाले गोले को 0.2 न्यूटन के बल से प्रत्याकर्षित करता है। ये बेटा दे रखा है आप लोगों को। अब देखिए यदि दूसरे गोले पर इस वाले गोले पर यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम का आवेश हो, ये बेटा आवेश दिया इसने, इसे Q2 मान लो, पहले से मान लिया बेटा मैंने वो। बेटा Q2 है 0.8 माइक्रोकूलम, इस वाले गोले का आवेश दिया बेटा ये। अच्छा आवेश क्या में दिया है, माइक्रोकूलम में, इसको आप कूलम में चेंज करो।
तो हो जाएगा 0.8 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। तो बेटा ये पूछ रहा है पहला केस कि दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है। अरे बेटा बहुत सरल क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहा है इन दोनों गोलों के बीच की दूरी r, अर्थात ये दोनों गोले एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं। बोलो कैसे करोगे बेटा? वेरी सिंपल। देखो ये दो आवेश है Q1 Q2 है ना, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं और इनके बीच लगने वाला बल F दिया हुआ है। और F दिया है और R पूछ रहा है और आवेश भी दिए हुए हैं। अब बताओ F, R और Q ये तीनों क्वांटिटीज किस फॉर्मूले में आती है? ये बेटा आती है कूलम्ब्स लॉ में, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल। ये क्वेश्चन बेटा इस फॉर्मूले से हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा बच्चों। आओ कैसे? अरे भाई F दिया है ना, F दिया है, R दिया है, तो F और R किस में आते हैं? कूलम्ब्स लॉ में आते हैं। और किस में आते हैं? बोलो बेटा। दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल। बोलो बेटा ये होता है F = 1/4 पाई S0 का K Q1 Q2/R²। और बेटा ये मान लीजिए कि दोनों आवेश बेटा रखे हैं वायु में। अगर आवेशों के बीच का माध्यम ना दे, क्योंकि बेटा इस वाले क्वेश्चन में आवेशों के बीच का उसने माध्यम नहीं दिया है, नहीं बोला है वायु में रखे हैं बोला है। तो दोनों आवेश बेटा कहाँ में रखे हैं? दोनों आवेश रखे हैं वायु में। तो बढ़िया अच्छी बात है। तो अगर दोनों आवेश रखे हैं वायु में तो बेटा K का मान 1 हो जाएगा। यहाँ K क्या है? आवेशों के बीच जो माध्यम भरा है उसका परावैद्युतांक है। यहाँ बेटा वायु है और वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। तो K को 1 लगाओ, यहाँ K को 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो यहाँ से हट जाएगा ये। ठीक है बेटा? हाँ बोलो बच्चों। ठीक बेटा। F इसने आपको दिया हुआ है। F कितना दिया बेटा? F दिया 0.2 न्यूटन। लगाओ ये तो 0.2 बेटा इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। क्यों बेटा? Q1 बोलो ये रहा 0.4 × 10 की पावर -6। बेटा Q2 ये रहा 0.8 × 10 की पावर -6/R²। ठीक बेटा? तो उसने तुमसे पूछा है कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? बेटा R पूछ रहा है। अब R कैसे निकालोगे? कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, या 1 मान लो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा तो हो जाएगा R²। बोलो ये कितना हो जाएगा? कर लो सॉल्व इसको बेटा तो हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 हो जाएगा 8 चौक 32 0.32 × 10 की पावर बेटा 6 और 6 हो जाएंगे -12 अपॉन 0.2 ये हो जाएगा। ठीक है? अब बेटा करो सोल्व इसको। अच्छा जब इसको यहाँ से इसको हटाओगे ना तो बेटा इसका रूट आ जाएगा। अब सुनो बेटा, देखो अगर 9 का रूट तो बेटा 3 हो जाएगा, 9 है। ठीक है? 9 हो जाएगा 9। बेटा बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत छोटी मोटी कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन बच्चे आप सेल्फ करें बेटा। ठीक है? तो बेटा हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम खराब होगा आप लोगों का। देखो 9 का रूट 3 हो जाएगा बेटा, है ना? ठीक है? इससे काटिए अब इसको, ये कटेगा, पॉइंट से पॉइंट हटाओगे तो x क्रॉस 1.6 पर कटेगा, फिर यहाँ से पॉइंट हटाना। ठीक है? तो 16 में 4 बाहर निकल आएगा। बेटा पावर सोल्व करना बहुत वेरी सिंपल कैलकुलेशन है बेटा। तो जब ये सॉल्व करोगे इसका जब सॉल्व करोगे इसको इससे बाहर निकालोगे तो बेटा इसका जो आंसर आएगा ये आएगा R = 12 सेंटीमीटर। ये आएगा बेटा। वैसे आंसर हमारा मीटर में आएगा बेटा। किस में आएगा? मीटर में। आप इसको सेंटीमीटर चेंज कर लेना तो इसका आंसर बेटा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल था बेटा, कुछ नहीं था इसमें। तुम्हें दो आवेश दिए थे Q1 Q2 और उसने दोनों आवेशों के बीच की दूरी R पूछी है कि दूरी R कितनी होगी बेटा, तो लगा दिया कूलम्ब्स लॉ। ठीक है बेटा? दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल F = 1/4 पाई S0 Q1 Q2/R² है ना बेटा। Q1 दिया है, ये रहा, Q2 भी दिया हुआ है। ठीक है? और इनके बीच की R उसने पूछी थी R²। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, R निकाला, इसका रूट निकाल लिया। रूट निकालने के बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा बेटा अप्रॉक्स आ जाएगा 12। तुम्हारा आंसर मीटर में आएगा, है ना? हाँ तो नोट कर इसको। और सेकंड केस में उसने पूछा बेटा कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो सुनो बेटा, जब दूसरे गोले ने पहले वाले गोले पर इतना बल लगाया बेटा, ये बल लगाया है, ये बल लगाया है दूसरे गोले ने पहले गोले पर इतना,
तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है बेटा कि जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतने बल उसके अपोजिट दिशा में लगाती है बेटा। तो जब इस वाले गोले, उसने पूछा है कि दूसरे गोले पर ये दूसरा गोला मान लिया बेटा मैंने, ये दूसरा और ये पहला, तो दूसरे गोले ने पहले गोले पर इतना बल लगाया, तो बताओ पहले गोले ने दूसरे वाले गोले पर कितना बल लगाया जाएगा बेटा? इतना ही लगाया जाएगा जरा, ये 0.2 न्यूटन। इसका देखो आंसर है, ठीक है बेटा। तो पहले गोले के द्वारा दूसरे गोले पर बेटा यही बल लगाया जाएगा, क्योंकि जितना बल ये इस पर लगा रहा है इधर, ये इस पर लगा देगा इधर। वही न्यूटन्स लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया, नोट कर लीजिए बेटा। ये बहुत छोटी मोटी कैलकुलेशन है, इसे छोटे छोटे बच्चे आराम से कर लेते हैं बेटा। 12th क्लास के स्टूडेंट है, आपसे आना चाहिए बेटा। हाँ वेरी सिंपल, मुझे सारी कैलकुलेटी पड़ी है, आराम से कर सकते हो। अब बेटा तीसरा क्वेश्चन आता है बेटा, नोट करो फटाफट स्पीड से। अरे स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों। जल्दी करो। कूलम्ब्स लॉ से हुआ बेटा क्वेश्चन है। कूलम्ब्स लॉ, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर। तो आपका पहला चैप्टर बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ, तो एक बार थ्योरी में कूलम्ब्स लॉ को ढंग से पढ़िएगा, ठीक। आगे बढ़े बेटा, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन ये है, ये सारे क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी के हैं, फर्स्ट चैप्टर के। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि क्या कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई और एम पी विमाहीन है। बेटा कह रहा है कि ये जो अनुपात है ये बेटा विमाहीन है, इसकी जो बेटा इसके ये डायमेंशनल लेस है, विमाहीन है, ये इसका कोई मात्रक नहीं बच्चे। अगर बेटा तुम सेपरेट करके चलोगे है ना, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। अगर देखा जाए ना तो देखो ये जो बेटा जो फर्स्ट पोर्शन है ये बेटा, ये जो अंश आपको दिख रहा है ना, ये दरअसल न्यूटन्स लॉ है। क्या बच्चों? ये न्यूटन्स लॉ है, वो सॉरी कूलम्ब्स लॉ है। दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है। ये देखो ये वाली संख्या, बताओ कैसे? तुम जानते हो कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है ना, ये होता है F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बेटा बच्चों यहाँ पर ई स्क्वायर आ रहा है, ई स्क्वायर, तो तुम जानते हो इलेक्ट्रॉन का आवेश भी होता है और प्रोटॉन का आवेश भी होता है, दोनों फंडामेंटल चार्ज है ना बेटा। तो यहाँ पर उसने क्या कर रखा है राइटर ने बच्चों कि बेटा यहाँ उसने दो आवेश लिए है ना, और एक दूसरे रखे आर दूरी पर। इसमें एक तो इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन लिया उसने। अपॉन में देख लो ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, हाँ, तो इसका मतलब एक पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा पार्टिकल है बेटा प्रोटॉन है। और तुम जानते हो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? ई होता है। ई बोले तो इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए होता है ई इक्वल टू माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। प्रोटॉन के लिए यही होता है, प्लस का होता है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो बेटा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्जेस आपस में समान होते हैं, फर्क किसका होता है? प्लस और माइनस का। और कूलम्ब्स लॉ में बेटा ध्यान रखिए मोड आता है बच्चों, बेटा यहाँ पर क्या आता है? मोड आता है। तुम जानते हो मोड में अगर कुछ संख्या नेगेटिव है तो मोड उसको पॉजिटिव कर देगा। तो बेटा देखिएगा ये फॉर्मूला इसके लिए क्या बनेगा? एफ, ये बल कौन सा है बेटा? ये वैद्युत बल है, वैद्युत बल, इसे बोलेंगे एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के Q1 इसका आवेश ई लगा दो, ठीक बेटा। ई पर नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होगा ना बेटा, नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव को लगा तो पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, तो ई। Q2 प्रोटॉन का चार्ज, बेटा प्रोटॉन का चार्ज भी तो ई होता है, ई है फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश, पढ़ा दिया आप लोगों को बेटा आवेश क्वांटिटी सिद्धांत में। इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव, लगाओ नेगेटिव। Q1 को तो ये मान लो बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा नेगेटिव है, ई नेगेटिव, ये बेटा Q1, ये बेटा Q2। तो Q1 का वैल्यू क्या होगा बेटा? -E, लगाओ -E, मोड लगाओ प्लस ही कर लेगा बेटा, ये रहा प्लस ही। Q2 की वैल्यू E इंटू ई अपॉन R स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये इससे बन किया तो ये अपॉन में आ रहा है बेटा, ये न्यूटन्स लॉ है बेटा। क्या है? न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा होगा बेटा। एफ ग्रेविटेशनल, या दो द्रव्यमानों के बीच,
दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ये होता है G बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये होता है G m1 पहले का द्रव्यमान, m2 दूसरे का द्रव्यमान अपॉन r स्क्वायर। ये बेटा दो पिंडों के बीच, मान लो दो पिंड है बेटा हमारे पास, एक का द्रव्यमान m1 है, एक का द्रव्यमान m2 है, r इनके बीच की बेटा दूरी है। पढ़ा हुआ अपने क्लास 11th में और 9th क्लास में कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये बेटा ठीक है। अब हमें ये फॉर्मूला बेटा इसके लिए लगाना है इन दोनों के लिए। तो बेटा E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ हो जाएगा बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेटा m1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा m2 क्या बन जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, इनके बीच का सेपरेशन r हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसे हम क्या मान लेंगे देखिएगा, तो F ग्रेविटेशनल G m1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा m2 मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस। इसे बेटा इक्वेशन फर्स्ट कह दो, इसे इक्वेशन सेकंड कह दो, और बेटा एक में दो से डिवाइड मार दो, एक में दो से डिवाइड कर दो, करिएगा। तो बेटा समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइड कैसे करोगे, लेफ्ट का लेफ्ट में बेटा राइट का राइट में डिवाइड करो बेटा। F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन F ग्रेविटेशनल, बोलो बेटा K हाँ बच्चे हो E और E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर अपॉन G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बेटा मास ऑफ प्रोटॉन, मास माने द्रव्यमान अपॉन R स्क्वायर, ये से कट गया बेटा। F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन F ग्रेविटेशनल, बोलो बेटा ये हो जाएगा K E स्क्वायर अपॉन G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, क्यों बेटा। अब जरा देखिएगा वही आएगा, देखो ये तो ये जो बेटा अनुपात आपको दिख रहा है, ये अनुपात क्या है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन F ग्रेविटेशनल है बेटा, देखिएगा। तो ये जो अनुपात है बेटा, ये अनुपात इन दो बलों का अनुपात है। ये तो बेटा बल है दरअसल, ये बल है ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, ये विद्युत बल है, और ये गुरुत्वाकर्षण बल है, अर्थात ये भी बल और ये बल का मात्रक न्यूटन, ये भी न्यूटन और ये भी न्यूटन, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, तो क्या निकला, ये अनुपात क्या निकला, ये अनुपात निकलेगा मात्रकहीन या विमाहीन। तो इसने पूछा था कि प्रूफ करिए कि ये जो अनुपात है ये विमाहीन है या बेटा मात्रकहीन है, विमाहीन या मात्रकहीन, मतलब न तो इसका विमा है न कोई इसकी विमा, न तो इसका कोई मात्रक है न इसकी कोई विमा है। देखो आपके सामने प्रूफ हो गया। तो क्या था इसमें, कुछ नहीं था बेटा, अनुपात था दरअसल ये। और बेटा थ्योरेटिकल में हमने आपको पढ़ा रखा है, तुलना कराई होगी वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से। तो बेटा वैद्युत बल जो होता है एक गुरुत्वाकर्षण बल से कई गुना बड़ा होता है, 10 की पावर 40 गुना बड़ा होता है बच्चों। प्रूफ में बेटा थ्योरी में कॉपी खोल के देखिएगा, प्रूफ भी कराया होगा हमने बेटा कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना ज्यादा है बेटा। तो कॉपी खोल के देखो, लगभग 10 की पावर 40 गुना अधिक होता है, 10 की पावर 40 गुना, ठीक है। हाँ कॉपी में देखना बेटा, यार हो रखा है सब कुछ है, उतार लीजिए। तो बेटा वैद्युत बल की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल नेग्लिजिबल है, कुछ नहीं ना के बराबर, नोट करो। तो बेटा अगला क्वेश्चन आता है आपका आवेश क्वांटिटी का सिद्धांत, ये थ्योरेटिकल है, अपने आप कर लेना इसको। 1.5 ये भी बेटा थ्योरेटिकल है, अपने आप पढ़िए, थ्योरी में सब कुछ हो रहा है आप लोगों का। अगला आ जैसे 1.6, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा न्यूमेरिकल है पूरा। तो दो क्वेश्चन थ्योरेटिकल है आपके, हमने जो आपके नोट्स लिखाए थे उनमें हो रखा है सब कुछ, है ना, पढ़ लीजिए। थ्योरेटिकल है, आवेश क्वांटिटी का सिद्धांत। और जब कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ते हैं तो क्या होता है, एक वस्तु पॉजिटिव दूसरी वस्तु नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो जाती है। नोट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन बेटा 1.6 ही है कि 4 बिंदु आवेश QA, QB, QC और QD जिनके मान दिए हुए हैं, और बेटा 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर रखे हुए हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन देखो, ये है एक हमारे पास एक वर्ग है, ये बेटा कोई वर्ग है, ठीक है, इसकी प्रत्येक साइड दिए 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। अब तुम जानते हो वर्ग है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई सेम होगी, बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
इनके चार कोने, पहला कोना देखो ये रहा, दूसरा कोना ये रहा, इसे ये मान लो बेटा, इसको बी मान लीजिए, इसको अब सी मान लो बेटा, इसको अब डी मान लीजिए। ये चार कोने ए बी सी डी, और चारों कोनों पर रखें आवेश अलग अलग। एक पर आवेश रखा है क्यू ए का चार्ज मान लो क्यू ए, तो बेटा क्यू ए दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम। आप इसको चेंज करें कूलम में तो जगह 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करना पड़ता है बेटा, नियम, ठीक है। और जो बी है क्यू बी, एक आवेश यहाँ रखा हुआ है बी पर आवेश, तो जो बी पर आवेश रखा है बेटा वो नेगेटिव है। इस मान लो क्यू बी, ये बेटा क्यू ए का चार्ज क्यू ए, बी का चार्ज क्यू बी, और सी का चार्ज बेटा क्यू सी, और डी का ए बी सी, और डी का चार्ज क्यू डी। ऐसे मान क्यू ए दिया 2 माइक्रो कूलम, और बेटा क्यू बी दिया हुआ है -5 माइक्रो कूलम। ये दिया बेटा -5 माइक्रो कूलम। ये दिया बेटा आपको कितना 2 माइक्रो कूलम। और क्यू सी दिया है बेटा आप लोगों को, क्यू बी दिया, क्यू बी ये दिया -5 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो कूलम को चेंज कर कूलम में तो जाएगा 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम। क्यू सी दिया 2 माइक्रो कूलम, ये दिया 2 माइक्रो कूलम। थोड़ा क्यू सी कितना हो गया 2 माइक्रो कूलम, इसे कूलम में चेंज करो तो 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम हो जाएगा। और क्यू डी दिया हुआ है, क्यू डी -5 माइक्रो कूलम, ये दिया हुआ है। तो डी का चार्ज क्यू डी, ये दिया बेटा आप लोगों को -5 माइक्रो कूलम, तो -5 माइक्रो कूलम, कूलम में चेंज करो तो 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम, ये दिए हुए। तो बेटा उसने पूछा है कि बर के केंद्र पर, कहाँ है बेटा बर का केंद्र, देखो ये और ये बेटा बर का केंद्र ओ। तो उसने पूछा है कि बर के केंद्र पर एक आवेश रखा हुआ है 1 माइक्रो कूलम का, इसे क्यू नॉट मान लो, क्यू नॉट हमारा बहुत छोटा सा आवेश है। तो बेटा मान लो यहाँ एक आवेश रखा क्यू नॉट, या क्यू मान लो, कोई बात नहीं, चलो क्यू आवेश रखा हुआ है। क्यू का जो वैल्यू दिया बेटा वो दिया 1 माइक्रो कूलम, या 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम। तो उसने पूछा है कि इस वाले आवेश पर कितना बल लगेगा। तो बेटा मेन मुद्दा इसमें यह है कि इस वाले आवेश पर बल कौन लगाएगा। इसने पूछा है कि जो बुक में पूछा गया बेटा कि जो आवेश रखा है सेंटर पर, इस सेंटर पर जो आवेश रखा है उस पर कितना फोर्स काम करेगा, विद्युत बल पूछा है। तो बेटा ये बताओ कि इस वाले आवेश पर बल कौन लगाएगा। बेटा इस वाले आवेश पर जो बल लगाएगा, इन आवेशों का वैद्युत क्षेत्र लगाएगा बेटा, है ना बेटा। तो तुम क्या करोगे, इस पॉइंट पर निकालोगे वैद्युत क्षेत्र, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, फिर इनका निकालोगे रिजल्टेंट, ठीक है बेटा। हाँ तो देखिए क्यू आवेश पर जो बल लगेगा, क्यू आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, बेटा क्यू आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल ये होगा F बराबर क्यू ई। आप जानते हो कि जब कोई क्यू आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल होता है बेटा F बराबर क्यू ई। तो अब क्या करें बेटा, क्यू तुम्हारे पास है, हाँ है, ये रहा, ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बेटा। तो अब क्या करोगे, इन चारों आवेशों के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो अलग अलग, फिर उनका रिजल्टेंट निकालो। भाई सदिश राशि है ना, आप पहले इससे निकालो बेटा इस वाले आवेश यहाँ कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। अब एक काम करो, ये दूरी आर मान लो, हाँ मान सकते हो, ये भी दूरी आर माननी पड़ेगी बेटा, ये भी दूरी आर, ये भी दूरी आर बेटा, बाय द जियोमेट्री। बेटा जियोमेट्री से ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, ये चार दूरी आपस में बराबर है। तो बेटा ये भर गए, इसके विकर्ण है, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो बेटा ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सभी डिस्टेंस आपस में सेम होगी। अगर ये आर है तो बेटा ये भी आर होगा, ये भी आर, ये भी आर, ठीक। चलो अच्छी बात है बेटा। अब तुम एक काम करो, पहले इस वाले आवेश यहाँ निकालो वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, निकालो। तो लिखना पड़ेगा बिंदु ए पर रखे, बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण, बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण केंद्रों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना बेटा, इसे मान लेंगे E इजिकल टू, फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई। तुम जानते हो किसी क्यू आवेश से, बेटा किसी क्यू आवेश से आर दूरी पर, किसी बिंदु P पर, किसी क्यू आवेश से, भाई आवेश क्या करता है, आवेश अपने चारों ओर बेटा वैद्युत क्षेत्र बनाता है।
तो किसी क्यू आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। E बराबर एस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एस वही एस की वैल्यू 1/4 है ना, तो जाएगा E इक्वल टू एस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। हाँ तो तो तुम एक समय बेटा इस वाले आवेश से यहाँ निकाल लो वैद्युत क्षेत्र। ओके बेटा चलो, E इक्वल टू एस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसे बेटा मान लो E1। तो इस वाले आवेश से इस पॉइंट पर बेटा इतना वैद्युत क्षेत्र होगा। E1 इक्वल टू एस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो सुनो बेटा, एस क्यू कितना, क्यू ये रहा 2 माइक्रोकूलम, तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन आर स्क्वायर। आर को आर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो बच्चों इस वाले आवेश से इस पॉइंट पर इतना वैद्युत क्षेत्र होगा। बेटा इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, दिशा कैसे निकालोगे, तो दिशा निकालने के लिए बेटा इसे आप क्यू नॉट मान लो, सबसे बेस्ट रहेगा। इसे मान लो क्यू नॉट, आवेश रखो क्यू नॉट रखा हुआ है, तो इसको बेटा मैं क्यू नॉट मान ले रहा हूँ, क्यू नॉट सुविधा के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर क्यू नॉट इंटू। मैंने क्यू नॉट क्यों मान लिया, मुझे 2 मदद मिल जाएंगे बेटा। मैं क्यू नॉट के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकाल लूंगा। पहले बेटा कॉन्सेप्ट जब समझाया था हमने, कई बार बताया है कि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, और जहाँ आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी हो उस पॉइंट पर आप क्यू नॉट 4 रख दिया करो, क्यू नॉट आवेश रख दो। तो क्यू नॉट आवेश के द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा का परीक्षण कर लेंगे बेटा। तो इस वाले आवेश से इस पॉइंट पर इतना वैद्युत क्षेत्र है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, तो दिशा निकालने के लिए रख दो आवेश क्यू नॉट, लो रख दिया। अब ये पॉजिटिव बेटा यू पॉजिटिव, प्लस प्लस आवेश एक दूसरे दूर भगाते हैं। अब कौन किसे भगा देगा, ये बड़ा आवेश है, ये छोटा आवेश है, तो ये वाला आवेश इसको प्रत्याकर्षित करके इधर भगा देगा। तो इस वाले आवेश के कारण यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा बेटा इस तरफ होगी E1। ये बेटा E1 की डायरेक्शन, ये इस तरफ है E1। ठीक है बेटा, ये E1 की दिशा बच्चों। अब इस वाले आवेश से यहाँ अपने वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया इतना, वो इस तरफ भाग रहा है। अब इससे निकालो, इससे यहाँ निकालो वैद्युत क्षेत्र। तो बिंदु C पर रखें, लिखना पड़ेगा बिंदु C पर रखें, बिंदु C पर रखें आवेश के कारण केंद्र ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ बेटा फॉर्मूला क्या हुआ, इसे E2 मान लेंगे है ना बेटा। E2 इज इक्वल टू वही फॉर्मूला एस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, एस क्यू 2 माइक्रोकूलम, तो बेटा ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन आर स्क्वायर। बेटा आर ये दूरी है, आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इस वाले आवेश से इस पॉइंट पर सॉरी, तो बेटा देखिए तो देखो बेटा इस वाले आवेश से इस पॉइंट पर बेटा इतना वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है बेटा, दिशा निकालने के लिए रख दो आवेश क्यू नॉट, रख दिया आवेश क्यू नॉट रखो। ये आवेश कैसा है बेटा, पॉजिटिव है, यह धनावेशित है, ये धनावेशित और क्यू नॉट भी धनावेशित। बेटा प्लस प्लस आवेश या धनावेशित एक दूसरे को दूर भगा देते हैं बेटा। तो कौन किसे भगा देगा, ये बड़ा चार्ज है, क्यू नॉट बहुत छोटा चार्ज है। क्यू नॉट चाहेगा कि मैं इसको इधर भगा दूं, ये चाहेगा मैं इसको इधर भगा दूं, तो ये बड़ा आवेश इस छोटे वाले आवेश को प्रत्याकर्षित करके ऊपर भगा देगा। इस वाले आवेश के कारण इस पॉइंट पर इतना वैद्युत क्षेत्र होगा। इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस वैद्युत क्षेत्र की बेटा दिशा ऊपर की तरफ होगी। ये हो जाएगा E2, तो E1 इस तरफ, E2 इस तरफ। अब बेटा ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं, इनका निकालो परिणामी, है ना बेटा। अब परिणामी कैसे निकालोगे बेटा, वेक्टर लो क्या कहता है कि अगर 2 वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हो, अगर 2 वेक्टर एक दूसरे के विपरीत जा रहे हो तो उनका परिणामी घटा के निकालो। तो निकालो बेटा E1 व E2 का परिणामी, ये हो जाएगा E बराबर, इसे मान लो E1 2 मान लो, हो जाएगा E1 माइनस E2। अब बेटा जितना E1 है, देखो जितना E1 है बेटा उतना E2 है, तो यहाँ पर E1 E2 के मान आपस में समान है। देखो E1 भी यही है, ये रहा, और E2 की वैल्यू यही है, दोनों E1 E2 आपस में बराबर है, दोनों के परिमाण आपस में बराबर है। तो चूंकि E1 बराबर E2 के हैं तो दोनों को एक जैसा कर लो। E1 2 इक्वल टू E1 तो E1 है ही है बेटा, E2 को E1 मान लो, तो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा बेटा। तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, इन दोनों का परिणाम ही 0 हो गया है। अब एक काम करो, अब इनके द्वारा निकालो। अब देखो इस वाले आवेश है कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, फिर इससे निकालो। तो लिखना पड़ेगा, नोट करो फटाफट। अब रखेंगे क्या बेटा कि बिंदु बी पर रखे, अब निकालो बिंदु बी पर रखे आवेश के कारण, यहाँ बी हो जाएगा। बिंदु बी पर रखे आवेश के कारण केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे मान लेंगे E3 बराबर एस
एस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बेटा क्यू तो देखो मेरा क्यू, यहाँ क्यू कितना है माइनस, और सुनो बेटा ये बेटा मॉड आता है फॉर्मूले में, वैद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले बेटा मॉड आता है मॉड। अब क्यू कितना है बेटा, क्यू यहाँ पर एस ये रहा, क्यू की वैल्यू ये रहा माइनस के 5 माइक्रोकूलम, और मॉड लगा हुआ है बेटा, तो मॉड क्या करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो नो टेंशन, ये जो वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है मॉड उसको बेटा पॉजिटिव कर देगा। तो बेटा ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन आर स्क्वायर। देखो यहाँ मॉड लगा होता है बेटा, वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला है ई बराबर एस मॉड ऑफ क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, या मॉड आता है मॉड। तो मॉड से क्या फायदा हो गया, अगर आवेश नेगेटिव है तो मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, बस ये यानी वैद्युत क्षेत्र कभी नेगेटिव नहीं होगा, आवेश से नेगेटिव हो या बेटा पॉजिटिव हो, आवेश नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है पर वैद्युत क्षेत्र भी नेगेटिव नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो बेटा इस वाले आवेश से इस पॉइंट पर बेटा इतना वैद्युत क्षेत्र होगा, इतना बेटा इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, दिशा निकालने के लिए रख दो आवेश क्यू नोट, रखा है रखो क्यू नोट। अब आवेश बेटा ये वाला आवेश नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अपनी ओर खींचेगा, जो नेगेटिव पॉजिटिव को खींचता है अपनी ओर, तो ये नेगेटिव इस छोटे से क्यू नोट को अपनी ओर खींच लेगा, ये हो जाएगा E3। इस वाले आवेश से इस पॉइंट पर इतना वैद्युत क्षेत्र है और ये वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब निकालो, बिंदु डी पर रखे, बिंदु डी पर रखे, ये लिखेंगे बिंदु डी पर रखे, बिंदु डी पर रखे आवेश के कारण केंद्रों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, केंद्रों पर क्या लिखा बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेना, इसे मान लेंगे E4 बराबर एस, बोलो E4 बराबर एस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बेटा एस तो एस है ही है, क्यू यहाँ क्यू की वैल्यू उड़ाई है -5 माइक्रोकूलम। बेटा चूंकि मोड आता है एस, मोड क्या करेगा, मोड नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ जो आवेश आएगा बेटा वो आएगा एस, एस तो एस है, एस बेटा कॉन्स्टेंट है, क्यू की वैल्यू मोड में -5 लगाओगे तो मोड से प्लस कर देगा, तो हो जाएगा बेटा 5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा इस वाले आवेश के कारण इस पॉइंट पर बेटा इतना वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, इस पर परिमाण के साथ दिशा भी होगी, दिशा कैसे निकालोगे, तो दिशा निकालने के लिए रख दो आवेश की नोट, तो रखा है साहब की नोट, वो तो पहले से रखा हुआ है, तो सब रख दिया। ये आवेश कैसा है, नेगेटिव, क्यू नोट कैसा बेटा पॉजिटिव, और नेगेटिव क्या करता है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचता है, तो नेगेटिव इसको अपनी तरफ खींच लेगा बेटा, इस तरफ यूं, इस लाइन के अकॉर्डिंग चला जाएगा, ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र E4। तो बेटा E4 की दिशा किधर है बेटा, E4 की दिशा इधर है और E3 की दिशा इधर है बेटा, तो क्या करें, अब इनका परिणाम ही निकालो, इनका परिणाम ही निकालो, कैसे निकालोगे, लिखना पड़ेगा बेटा यहाँ पर क्या कि E3 वह E4 का परिणाम है, इसे मानेंगे E34। अब बेटा वेक्टर लॉ क्या कहता है, अगर दो वेक्टर एक ही तरफ जा रहे हो तो उनको जोड़ दो, और अपोजिट भाग रहे अपोजिट में, तो अपोजिट वेक्टर हमेशा घटाए जाते हैं बेटा, इट इज वेक्टर लॉ। क्या कहता है वेक्टर लॉ, अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में हो तो जोड़ दो, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उन्हें घटा दो, बड़े में छोटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर E3 माइनस का E4, और अगर देखा जाए बेटा तो जितना E3 है देखो S 5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन आर स्क्वायर, और E4 S 5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि E3 और E4 बेटा, E3 और E4 के परिमाण आपस में समान है, तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि E3 बराबर किसके, E4 के। अब क्या करें, E3 तो E3 है ही है बेटा, तो E34 इज इक्वल टू E3 माइनस कुछ नहीं करना बेटा, E4 के स्थान पर E3 लगा दो। तुमने क्या देखा कि इनका बेटा रिजल्टेंट भी 0 हो गया, तो बेटा केंद्रों पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 एकदम, नहीं केंद्रों पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। वैद्युत क्षेत्र बहुत सारे हैं, 4 वैद्युत क्षेत्र है, एक नहीं 4 हैं, पर करें क्या, इनका रिजल्टेंट 0 है बेटा। तो हमने क्या देखा कि केंद्रों पर अतः केंद्रों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, केंद्रों पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी रिजल्टेंट, केंद्रों पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
शून्य है, यानी कि केंद्र पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो जीरो है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया बेटा। तो मतलब ई जीरो हो गया। हमारा मकसद क्या था, हमें तो ई चाहिए था ना, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। आइए बेटा यहाँ ये हमारा आउटपुट था बेटा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सेंटर पर इन आवेशों के कारण यहाँ पर 4 आवेश थे, तो 4 आवेशों का कुल विद्युत क्षेत्र यहाँ बेटा जीरो हो गया है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। तो बेटा ई जीरो हो गया। अब ई को जीरो से लगा दो बेटा, लगाओ ई जीरो, तो ई जीरो हो जाएगा, तो बेटा बल भी जीरो हो जाएगा। तो जो आवेश है रखा हुआ है इस वाले आवेश पर विद्युत बल जीरो हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, ये था आज के लिए। आगे के क्वेश्चन बेटा अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए बेटा आप लोग। ठीक है बेटा, बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, पढ़ाई के लिए है ना बेटा, नोट कर लो इसको। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि बेटा यहाँ पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा बना इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, नो इलेक्ट्रिक फील्ड नो इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, नोट करिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में।